हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दिलीप गुप्ता यूपी बोर्ड कक्षा 10 की क्लास को संचालित कर रहा हूं और मैं आप लोगों को एक सामान्य और सरल तरीके द्वारा कक्षा 10 की विज्ञान और कक्षा 11वीं 12वीं रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। और मेरा चैनल द एक्सिस एकेडमी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। तो मैं आज कक्षा 10वीं की विज्ञान स्टार्ट कर रहा हूं और जिसमें पहला चैप्टर है लेसन 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी रासायनिक पदार्थ हैं वो एक दूसरे से मिलने के पश्चात ही एक नए प्रकार के रासायनिक अपक्रियाओं को संयोग बनाती हैं, जिससे एक नए प्रकार के रासायनिक का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि रसायन होता क्या है। रसायन वे पदार्थ हैं जो एक दूसरे के साथ। तो हम लोग आज इस अध्याय की पहले हेडिंग रासायनिक अपक्रिया। तो भाइयों, रासायनिक अपक्रिया वे अपक्रिया होती है जब हम एक या एक से अधिक पदार्थों को मिला करके या रसायनों को मिला करके दूसरे रसायन के निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया द्वारा कुछ परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। तो जैसे कि होता है परिवर्तन, हम देखें तो रासायनिक अपक्रिया द्वारा परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंगों में परिवर्तन होता है, गैस का निकास और उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाता है और तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ठीक है। तो आप लोग इस चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पहले अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया द्वारा अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी भी ठोस, द्रव, गैस अवस्था है किसी भी पदार्थ का, तो हम उन्हें गर्म करके, ठंडा करके, वाष्पीकरण द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आइस है, हमारे पास क्या है, आइस यानी कि बर्फ है। जब आइस है तो हम इसको गर्म करके, क्या करके, हीट करके इसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर। दोस्तों, रासायनिक क्रिया वे अपक्रिया होती हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों के अपकृत करने पर उसमें परिवर्तन आते हैं। अपकृत यानी कि अपक्रिया करने पर उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो उस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया का परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में निरंतर होने वाले होते हैं, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन 1, 2, 3 यानी हर प्रक्रिया के रूप से क्या होते हैं, करते रहते हैं। तो उसमें अवस्था में परिवर्तन पहला होता है, दूसरा में रंगों में परिवर्तन होता है, तीसरा गैस का निकास व उत्सर्जन होने लगता है और चौथा तापमान में परिवर्तन होता है। तो पहला अवस्था में परिवर्तन यानी कि ठोस द्वारा गैस का बनना, गैस के द्वारा ठोस का बनना, द्रव का बनना, ये सब परिवर्तन क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन कहलाते हैं। रंगों में परिवर्तन, जैसे रंगों में परिवर्तन हम ये कह सकते हैं कि लाल रंग, कैसा, लाल रंग और सफेद मिला करके हम एक गुलाबी रंग का निर्माण करते हैं। तो इस तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रंगों में परिवर्तन। तो ये तो रंगों में परिवर्तन हो गया, लेकिन अगला नंबर क्या है हमारा, गैस का निकास। गैस का निकास यानी कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग को घरों में, रसोई घर में क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, तो जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मतलब ये होता है
कि जो हमारे घरों में एलपीजी आता है वह एक गैस फार्म में होता है। किस फार्म में होता है? गैस फार्म में होता है। बट जब एक हम सिलेंडर में उसको एकत्रित करते हैं, भरते हैं, तो किस फार्म में होता है? लिक्विड अवस्था में हो जाता है। तो लिक्विड अवस्था में जब होता है तो यह क्या होता है? गैस का निकास या उत्सर्जन द्वारा अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है हमारा तापमान में परिवर्तन। तापमान नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तापमान में परिवर्तन। यानी तापमान में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी गैस अवस्था को एक किसी पात्र में कलेक्ट करते हैं तो पहले तो क्या होता है? एक ठंडा होता है, यानी कि किस अवस्था में होता है? ठंडा अवस्था में होता है। लेकिन जब उसको हम कलेक्ट करते जाते हैं, कलेक्ट कर जाते हैं, उनके अणुओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? कम होने लगती हैं। दूरियां क्या होंगी? कम होने लगेंगी। तब इन अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स, कणों के बीच क्या होगा? फाइट होगा, यानी आपस में अटैक करेंगे। जब अटैक्शन होगा इन समूहों के बीच तो इन समूहों के बीच क्या होगा? गर्मी स्टार्ट होगी। यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बस में धक्का धुक्की होती है ना, तो बस के दौरान जब 4 लोग होते हैं तो बस में लोग भर जाते हैं तो क्या होता है? उसमें गर्मी स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी पात्र में हम लोग गैस जब रखते हैं, भरते हैं, तो कम होता है तो ठंडी अवस्था में, जब भी उसमें मॉलिक्यूल गैस के अधिक हो जाते हैं तो वह क्या होता है? गर्म अवस्था में स्टॉप हो जाता है। तो वह क्या होता है? अवस्था में, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो निरंतर ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? निरंतर चलती रहती हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया द्वारा, परिवर्तन द्वारा ये सब 4 परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन बताए हैं आप लोगों को, रंगों में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान परिवर्तन। तो इस अध्याय का, रासायनिक अपक्रिया में समीकरण के अध्याय का आज अब दूसरा हेडिंग रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे तो हम लोग तो रसायन जान गए कि रसायन द्वारा अपक्रियाएं होती हैं, उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे, वह क्या है, क्या उसको मिलाएंगे। यानी रासायनिक अपक्रिया समीकरण का दूसरा हेडिंग कौन सा है? रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उसको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्या करते हैं, हम पहले रासायनिक को नहीं लिखते हैं, उसके रिएक्शन को, उसको दर्शाने वाले सिंबल को नहीं लिखते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? उसका नाम लिखते हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और तो बनकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखो, पहले जो मिला है हम उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और उससे जो मिलाकर बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अब देखो, पहले हम लोग अभिकारक क्या होता है पहले हम उसको जानेंगे। अभिकारक यानी, अभिकारक का मतलब होता है कार्य को करने वाला, यानी जो कार्य को करता है वही क्या होता है? कारक होता है। हम लोग हिंदी में तुम लोग कभी कभी पढ़ चुके होंगे, हम भी पढ़ रहे हैं कि कारक हम उसको कहते हैं जो कार्य को करता है, यानी उसको कर्ता कहते हैं या फिर कारक कहते हैं। तो उस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिकारक को, यानी कि जो कार्य करने वाला होगा उसको भी कारक कहेंगे। तो यहाँ पर अभिकारक का हम डिफिनेशन लिख चुके हैं कि जब किसी अपक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस रसायन की आवश्यकता होती है और उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक 2, 3, 4, 5, 6 यानी अनंत हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि वह एक होगा तो किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं। यानी एक से हमेशा क्या होगा? अधिक। ठीक है, जब एक से अधिक अभिकारक होंगे तब जाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम लोग अभिकारक क्या होता है? जब किसी रसायन को मिला करके अपक्रिया द्वारा, अब अपक्रिया द्वारा ही मिला सकते हैं, यानी कि जब किसी रसायन को मिला करके एक नए उत्पाद का, यानी एक नए रसायन के निर्माण होगा, तब उस प्रकार के अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, उस प्रकार के अपक्रिया के बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहेंगे, उस अपक्रिया को नहीं। क्या कहेंगे? जब अभिकारक को मिला करके नए रसायन का निर्माण किया जाता है तो उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग देख सकते हैं, ऊपर तक का हो गया होगा आप लोगों का, तो हम ऊपर ही बता देते हैं कि अभिकारक उत्पाद कैसे बनेंगे। जैसे कि हम लोग कह दिए A प्लस बी, यानी एक नया अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया? नया अभिकारक हो गया, और प्लस बी भी अभिकारक हो गया। बी भी क्या हो गया? अभिकारक हो गया।
तो इन दोनों को मिलाने के पश्चात यानी A+B बने मिलेगा तो क्या बनेगा AB। नया तो AB बनेगा ना, लेकिन ये दोनों क्या है हमारे अभिकारक हैं। और ये दोनों जब मिलकर नए का निर्माण करेंगे तो नया जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो इस प्रकार से हम लोग अभिकारक और उत्पाद जान गए। अब अगले स्टेप में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना, यानी हम किसी भी रसायन को उसके नाम द्वारा उसका समीकरण बना सकते हैं। तो उसके पश्चात हम उसको हम लोग एक रसायनों के नाम से लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं Mg प्लस O2, तो मिलाकर बनता है 2MgO। तो ये हमारा तो ऊपर हो गया शब्दों में, और नीचे क्या हो गया, रसायनों में किसी भी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 2H2 प्लस O2, तो नए उत्पाद का निर्माण क्या होगा, 2H2O। नेक्स्ट 2Na प्लस Cl2, तो नेक्स्ट हमारा इसका अपक्रिया का उत्पाद होगा रासायनिक समीकरण का संतुलन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित किस लिए करते हैं हम उसका आपको बताते हैं। तो इसको कहा जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अणुओं की संख्या और उसके आवेशों की संख्या बराबर हो सके। यानी कि जब तक दोनों प्रकार के रासायनिक समीकरणों की अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या बराबर नहीं होगा तब तक कोई भी रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित नहीं हो सकता। तो जैसे हम लोग देखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने के पश्चात जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो उसको हम रासायनिक समीकरण में Zn प्लस H2SO4, इसके बाद ZnSO4 और H2 का निर्माण होता है। तो ये इस पर हम देखेंगे अभी कि दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगा। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो हम इसे देखेंगे Zn प्लस H2SO4 तीर का निशान, ZnSO4 और प्लस H2। तो हम इस प्रकार रासायनिक संतुलन में क्या देखते हैं, अणुओं की संख्या इसके इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग वीडियो को स्टॉप करके तब इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो Zn कितना है हमारा, 1 है, H कितना है 2, S कितना 1 और O कितना 4। तो इस प्रकार से हम अब इधर भी देखेंगे कि इधर भी इन अणुओं की संख्या इतना है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो हम इस पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये सब करने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल की संख्या को कम करेंगे बेसी करके, यानी कि हमको क्या करना है, इक्वल अमाउंट में, यानी कि दोनों को बराबर करना है। तो इस प्रकार ये देखो तो Zn कितना, इधर Z कितना 1, यस कितना 2, यस भी 1 है, यस भी कितना है 1, O कितना है 4, H कितना 2। अब देखो Zn 1 है, H कितना है 2 है, S कितना 1, O कितना 4, यानी 4। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे Fe प्लस H2O और हमें हमारा बना है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि
अब यहाँ पर Fe की संख्या इधर देखिए, Fe की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक। Fe एक है। H कितना है? दो है कि नहीं? और O कितना? एक। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका एकदम से इक्वल अमाउंट नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे Fe यहाँ पर कितना है? 3। O कितना है? 4। H कितना है? 2। अब बताइए ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, यानी जब तक इसके अणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होगी तब तक यह रासायनिक समीकरण का संतुलन नहीं हो सकता, यानी कि यह हमेशा क्या होगा? गलत होगा। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यह समीकरण कैसा होगा? गलत होगा। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो देखिए, इसको बराबर करने के लिए हम राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, किसी पदार्थ के कण को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो जोड़कर, घटा करके, गुणा करके हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो Fe यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 3 करने के लिए हम इस पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। लिखेंगे 3Fe प्लस H2O। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब कितना मेरा बचा, क्या अब इक्वल हो गया कि नहीं? तो हम कंटिन्यू ऐसे करते हुए जब जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों साइड क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Fe कितना है हमारा? 3। Fe कितना है? 3। H कितना? 2। O 1। ठीक। तो Fe यहाँ पर कितना है? 3। O कितना है? 4। H कितना? 2। क्या यह हमारा बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ। तो अब देखेंगे कहाँ पर कम और बेसी है। यहाँ पर H कितना है? 2। O कितना है? 1। लेकिन यहाँ पर O कितना है? 4। तो यहाँ पर O करने के लिए हमको 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे H2O में कैसे गुणा? 4 से गुणा करने पर। 4 से गुणा करने पर। ठीक। 4 से गुणा करने पर तो हमारा क्या आता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4 से गुणा करने पर देखिए क्या आता है हमारा, किसमें करना है? H2O में। तो लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O। क्या लिखेंगे? 4H2O और एरो का निशान दे देंगे और लिखेंगे Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या यहाँ पर हमारा समीकरण संतुलित हो गया है? नहीं। अभी F3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर हमारा 8 हो गया। देखो Fe कितना मेरा? 3 प्लस 3 हो गया और H कितना हो गया? 4 दूनी के 8। O कितना हो गया? 1। ठीक, सॉरी, O 4 1 4 हो गया। यहाँ 4 है ना, जब 4 सामने रहेगा तो इधर जितना भी अंक रहेगा सब पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिख दें 4 ABC, तो इसका मतलब इस 4 का मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा। ठीक है, यदि A यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें होगा, ना कि इसके आगे वाले पर। यह हमेशा ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण पढ़ते समय ये सब ध्यान देना है कि हमको मल्टीप्लाई की संख्या किस वर्ष में या किस क्रिया में करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, तो Fe कितना हो गया? ये मेरा 3 हो गया। O कितना हो गया? 4। H कितना हो गया? 2। तो क्या ये रासायनिक समीकरण पूर्ण हो गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। 8 H है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अब क्या लिखेंगे? H2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? H2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3Fe प्लस
4H2O, ठीक है, और Fe3O4 प्लस 4H2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो दोनों प्रकार के दोनों साइड के क्या होंगे, रासायनिक आपस में इक्वल हो जाएंगे। बराबर करने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2Na प्लस Cl इक्वल टू 2NaCl। अब हम देखेंगे कि ये क्या दोनों साइड इक्वल अमाउंट में है या नहीं। तो यहाँ पर Na की संख्या कितनी है, 2। Cl कितना है, 1। और इस साइड देखेंगे Na की संख्या कुल कितनी है, 2। क्योंकि यहाँ पर हमेशा किसी भी संख्या के आगे जब कोई अंक नहीं होता है तो वह 1 माना जाता है। यानी यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो यह हम कितना मानेंगे, 1। यह हमेशा सदैव ध्यान रखना। तो Na के साथ यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब Cl भी यहाँ पर कितना, 1, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर Cl भी कितना हो जाएगा, 2। तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं। तो अब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा Cl 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Na 2 है, यहाँ पर Na 2 है, तो हमारा Cl ही कम है ना। तो हमको क्या करना पड़ा, Cl में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि Cl में 2 से गुणा करने पर सबसे आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, Cl में 2 से गुणा करने पर Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि Na की संख्या कितनी, 2। Cl की संख्या कितनी, 2। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो Na कितना हो गया हमारा, 2, और Cl कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। इस साइड से हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 2Mg प्लस O, 2Mg प्लस O, यहाँ पर हमारा बन जाएगा MgO, ठीक है। यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको क्या करेंगे, Mg यहाँ पर मेरा कितना है, 2, O कितना, 1, और यहाँ पर Mg कितना, 1, O कितना, 1। तो क्या यह मेरा इक्वल अमाउंट में है, नहीं। तब पर Mg मेरा यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ Mg कितना है, 1। तो हमें इसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे पहले, ठीक है। हम अब किसी के पास 10 रुपया है तो उसका 5 रुपया छीन नहीं सकते हैं ना, कभी दे देगा किसी को, नहीं। तो हमेशा अपना क्या चाहेगा कि हम बढ़ा लें। तो क्या हो जाएगा कि Mg यहाँ पर मेरा 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इस Mg में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो यानी MgO पूरा एक साथ है। तो हम सिर्फ Mg में नहीं कर सकते हैं, यदि इसके बीच प्लस माइनस यानी कोई भी सिंबल रहता तो हम इसको क्या करते, अलग अलग करते। लेकिन जब एक साथ है तो वह एक साथ ही होगा। यानी MgO में कितना से गुणा, 2 से गुणा। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, 2Mg प्लस O और 2Mg, ठीक है। तो यहाँ पर भी Mg कितना हमारा है, अब 2 हो गया, और O कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर O हमारे कितना है, 1। अब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन यानी O में 2 से गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा। यानी O में 2 से हाँ गुणा करने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2Mg प्लस O2, और क्या मेरा बनेगा 2MgO। तो यहाँ पर लिखेंगे Mg बराबर 2, O बराबर 2, और क्या हो जाएगा, Mg बराबर 2, O बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है हमको कि इसमें क्या करना है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ के अणुओं के बीच या तो हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, फिर घटाना है, या फिर हमको गुणा करना है। अभी आयनों के बीच आदान प्रदान कक्षा 11वीं में केमिस्ट्री में अलग से पढ़ना होगा। और रासायनिक अभिक्रियाओं के
रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का मतलब ये होता है कि रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वह कुल कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अणुओं के आपसी आदान प्रदान का आबंध टूटने या जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण करता है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में उसके आबंधों द्वारा अणुओं द्वारा टूटकर जुड़ करके नए पदार्थ का जब निर्माण करता है तो उस प्रकार की अपक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उसके नए कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम लोग ज्यादा सामान्य 5 प्रकार होते हैं। तो पांचों का नाम इस प्रकार है। पहला संयोजन अपक्रिया। संयोजन पहला कौन सा होता है, संयोजन अपक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया। कौन सा, वियोजन अपक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अपक्रिया। तीसरा क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। और चौथा होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया। और एक लास्ट और आखिरी पढ़ते हैं हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे कि यह कैसे होते हैं और इसका डेफिनेशन अगले वीडियो में हमको करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, उसको संयोज करते हैं, संयोजन करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब वियोजन का मतलब होता है विस्थापित करना, यानी कि तोड़ना। वियोजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाना, यानी कि स्थान परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, स्थान परिवर्तन। ठीक है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इस नाम को, रासायनिक नाम को अपने सामान्य नाम में जोड़कर जब पढ़ेंगे तो और पढ़ने में मजा आता है। ठीक है। द्विविस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। यहाँ विस्थापन है तो स्थान परिवर्तन, और द्विविस्थापन यानी कि दोनों का स्थान परिवर्तन। क्या होगा, दोनों का स्थान परिवर्तन, दोनों का स्थान परिवर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। रिडॉक्स में क्या होता है, तो रिडॉक्स एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अपचयन और उपचयन होता है। अपचयन यानी कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की कमी और वृद्धि जब दोनों एक ही अपक्रिया में होती है तो उस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। यानी इसके अंतर्गत 2 अपक्रियाएं होती हैं। कितनी अपक्रियाएं होती हैं, 2। पहला तो ऑक्सीकरण। पहला क्या होता है, ऑक्सीकरण। और इसका नाम होता है उपचयन। ऑक्सीकरण और उपचयन। अब देखो कभी कभी क्या करता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम में ये ऑक्सीकरण का स्थान पर दे देता है उपचयन। सॉरी, ये अपचयन होता है, ये ऑक्सीकरण के स्थान पर क्या कर देगा, उपचयन दे देगा। क्या दे देगा, अपचयन, उपचयन और उपचायक। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि तीनों का एक ही नाम होता है, चाहे हम ऑक्सीकरण कह दें, चाहे उपचयन कह दें, चाहे उपचायक कह दें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें उपचयन में क्या होता है कि अपचयन में जैसे हम लोग उपचयन कहेंगे तो यहाँ पर अपचयन हो गया। अब ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पर इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है। और यहाँ पर उपचायक है तो यहाँ पर हो जाएगा अपचायक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ठीक है। तो यहाँ पर संयोजन का हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि A प्लस बी। A प्लस बी, जब A प्लस बी मिलेगा तो क्या बनेगा, AB। आसान सा तरीका है कि भाई हमें 5 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, तोड़ना, यानी कि AB एरो A प्लस बी। कोई दिक्कत, यानी AB को जब तोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, A प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। तो विस्थापन का मतलब होता है, अभी बताएं कि स्थान परिवर्तन, यानी A प्लस BC, A प्लस BC।
तो अब स्थान परिवर्तन करेगा तो या तो ये यहाँ पर चला है या तो ये यहाँ पर चला है, ठीक है। यानी ए बी प्लस सी स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं? यानी ए अपने साथ किसको ऐड कर लिया है? बी को, यानी ए बी प्लस सी हो गया, बन गया। तो ये हमारा स्थान परिवर्तन हुआ। अब द्विविस्थापन में क्या देखेंगे कि दोनों का क्या होगा? स्थान परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ का निर्माण होगा अब कि ए सी प्लस बी डी। कोई दिक्कत? यानी कि अब दोनों का, यानी ए किसके साथ जुड़ गया है? बी, यानी इसको हम एक नंबर, इसको दो, एक दो मान लेते हैं। तो एक नंबर का ए बी नंबर के सी के साथ जुड़ गया है, ठीक है, जुड़ गया। और एक नंबर का बी और दो नंबर के डी के साथ जुड़ गया। यहाँ पे जुड़कर निर्माण हुआ कि नहीं? यानी दोनों का जब स्थान परिवर्तन हुआ तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्या है? रेडॉक्स, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। यानी कि दोनों का जब एक साथ कार्य होता है तो उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। और जब अलग अलग होगा तो ऑक्सीकरण या अपचयन बोलेंगे। अब इन तीनों का नाम क्या होता है? एक होता है। उन तीनों का नाम एक होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत बार क्या करता है कि हम लोग तो पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन, यही नाम सुनते हैं, लेकिन पेपर में क्या कहता है? उपचायक और अपचायक। तो यहाँ पर हम लोग को दिक्कत होने लगता है। तो आप लोग इन तीनों को नाम को याद रखिए, ठीक है। तो इस पर आप देखो, यहाँ तक तो एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख लें कि 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर 2 रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार एक बार हम फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। पहला क्या है? 5 प्रकार का होता है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। तो संयोजन का मतलब होता है क्या? जोड़ना। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। द्विविस्थापन का मतलब होता है दोनों का स्थान परिवर्तन। और रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि। तो जोड़ने का मतलब ये होता है कि हम ए और बी को जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? ए बी, ठीक है। जब यानी कि हम जैसे कि हाइड्रोजन लिख दें, यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि Mg प्लस O, ए के स्थान पर Mg और बी के स्थान पे O, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। बना कि नहीं? तो इस संयोजन के द्वारा क्या बना है? जोड़ने के द्वारा मेरा संयोजन अपक्रिया बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कोई पूछेगा तो क्या हम बताएंगे? संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। अब आगे क्या है? तोड़ना, ठीक। यानी ए बी को हम लोग तोड़ देंगे दो खंडों में, ए प्लस बी के। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, यानी ए प्लस बी सी को हम लोग तोड़कर ए बी प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है। और द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? दोनों का स्थान परिवर्तन, यानी ए बी प्लस सी डी, और तो क्या बन जाएगा? ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी। तो इस प्रकार दोनों का जब स्थान परिवर्तन होगा तो हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन, ठीक है। यानी दोनों में स्थान परिवर्तन होगा। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? O2 या ऑक्सीजन की वृद्धि या कमी हो। अब इसी को हम लोग को बता रहे थे कि इन तीनों का नाम क्या होता है? एक होता है। और इन तीनों का नाम एक होता है। यानी कभी कभी एग्जाम में ये नाम न दे करके ये नाम दे देगा और